आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पहलगाम हमले के बाद भारत कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान को पानी की किल्लत भी हो रही है। अब केंद्र सरकार सिंधु नदी के पानी को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र उत्तर भारत के कई राज्यों में इस पानी को पहुंचाने का प्लान बना रहा है। पिछले शुक्रवार को वरिष्ठ मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एक डीपीआर तैयार की जा रही है। इसका काम L&T कंपनी को सौंपा गया है और परियोजना की रिपोर्ट अगले साल तक तैयार होने की उम्मीद है। गति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनों और रॉक शील्ड टेक्निक के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में उन बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। आखिर पाकिस्तान को जिससे डर था, अब वही होने जा रहा है। पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया, केंद्र का नया एक्शन प्लान उसी फैसले का नतीजा है। तब आतंकिस्तान समझ गया था कि वो अब प्यासा मरने वाला है। पाकिस्तान समझ गया था कि अगर मामला नहीं सुलझा तो पाकिस्तान को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। सिंधु नदी के लिए मोदी सरकार ने मास्टर प्लानिंग कर ली है। मोदी सरकार ने सिंधु नदी का पानी हिंदुस्तान की ओर मोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत की ऐतिहासिक और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी सिंधु नदी का पानी पूरी तरीके से भारत की ओर मोड़ने का फैसला ले लिया गया है। बीते सप्ताह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में भारत सरकार के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सिंधु, व्यास लिंक और यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई है। अब आपको बता देते हैं कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेताया था कि जिस सिंधु समझौते के तहत भारत की नदियों का पानी दुश्मन के खेतों को सींच रही है, अब ऐसा नहीं होगा। भारत अपने दुश्मनों को देश का एक बूंद पानी भी अब नहीं देगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। चलिए अब आपको सिंधु नदी को लेकर पीएम मोदी का मास्टर प्लान भी समझाते हैं। पिछले हफ्ते सिंधु नदी को लेकर बैठक की गई। बैठक में सिंधु योजना की समीक्षा की गई। सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण होगा। 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, सुरंग के लिए डीपीआर की तैयारी हो रही है। L&T कंपनी को काम सौंपा जाएगा। और तो और परियोजना रिपोर्ट अगले साल तैयार होगी। 14 किलोमीटर लंबे सुरंग के लिए पहाड़ों की स्टडी की जा रही है। कमजोर चट्टानों में पाइपों के जरिए सुरंग बिछाई जाएगी। सुरंग कठुआ में उज बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़ी होगी। रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाने का उद्देश्य है। योजना को पूरा होने में 3 से 4 साल लगेंगे। सुरंग 2028 तक बनकर तैयार कर लिया जाएगा।
और योजना में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। उधर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। उसने सिंधु जल समझौते से जुड़े सभी नियमों का हवाला दिया था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने दखल देने से मना कर दिया। उसने कहा कि भारत का फैसला उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 1950 और 60 के दशक में बनी यह संधि अब सही नहीं है, क्योंकि अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मॉनसून अनियमित हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस समझौते को बदलने या फिर बातचीत करने को तैयार नहीं है। साल 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले सिंधु का पानी कई राज्यों तक पहुंचाने का प्लान बना रही है। केंद्र सरकार ने जून में सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले के बारे में लोगों को समझाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद उत्तरी राज्यों के मतदाताओं को ये बताना है कि ये फैसला क्यों लिया गया। इसका मकसद ये बताना है कि ये सिंधु जल संधि का फैसला सिर्फ विदेश नीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय संसाधन रणनीति का हिस्सा है। इससे स्थानीय सिंचाई, सूखे से बचाव और पानी की सुरक्षा में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चिनाब नदी को रावी, व्यास, सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाएगा। पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि सिंधु के पानी को 7 दशकों से भारत के किसान तरसते रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाएगा। ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का। पाकिस्तान पर मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। पाकिस्तान जानता है कि वो पूरी तरह से सिंधु के पानी पर निर्भर है, इसलिए पाकिस्तान बार बार पानी के लिए गीदड़ भभकी देता है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है और अब गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया? ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी। अब सिंधु के लिए डीपीआर तैयार होने जा रहा है। हिंदुस्तान की नदी का पानी पाकिस्तान को एक बूंद भी नहीं दिया जाएगा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकी को पानी में मिलाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पुराने फैसलों का जिक्र हो रहा है। पिछले कुछ टाइम में दिए गए बयानों को अब उठाकर लाया जा रहा है और उन पर बात हो रही है। और अब सबसे बड़ी बात ये, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले हुए उन्हें सराहा जा रहा है। और अब ये फैसला जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस सकता है आने वाले वक्त में, इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। अगर
मैं राजनीतिक तौर पर इसे ना देखूं, तो मुझे प्रैक्टिकली जरा बताइए, जिन फैसलों पर अभी बात हो रही है, हालांकि अभी टाइम टेकिंग है ये पूरा प्रोसेस, 1 साल तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे काम शुरू होगा और 2029 के लोकसभा इलेक्शन से जोड़कर लोग इसे देख रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें कैसा लग रहा है ये? देखिए रचना जी, एक चीज साफ है कि जो क्वांटम पानी पाकिस्तान में जा रहा है, और अगर हम उसको देखें, झेलम, चनाब और अपने इंडस, जो 3 अपना रिवर से अगर ये पानी अपना जा रहा है, तो ये जो मेजरमेंट है इस पानी की वो है 133 मिलियन एकड़ फीट, और भारत इसमें खाली 3.6 मिलियन एकड़ फीट अपने पास रखता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं 85 to 90% पानी ये पाकिस्तान में जा रहा है। अब इस पानी को रोकने के लिए आपको डैम्स चाहिए। आप एक कैनाल बना सकते हैं, उस कैनाल में भी एक लिमिटेड फ्लो इस पानी का रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात करूं, और वो जो झेलम पर है, और जो रातले प्रोजेक्ट है, जो इसका रिजर्वायर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है हमारे, जो चेनाब के ऊपर है, ये जो प्रोजेक्ट्स में आपके डैम्स नहीं बने हुए, इसका मतलब आपको एक रिजर्वायर की एक्चुअली जरूरत है जो इस पानी को स्टोर कर सके, और वो बनाने के लिए मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। और मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दे रहा हूं, देखिए आपके बोलने से पानी नहीं रुकेगा, बिकॉज आपके पास जरिए होने चाहिए। अब आपने एक कैनाल की बात करी है जो चेनाब को, इसको रवि के साथ और सतलुज के साथ कनेक्ट करेगी, वो कैनाल की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, क्योंकि जब तक आप डैम्स नहीं बनाएंगे, और आप इस प्रकार के डैम्स नहीं बनाएंगे कि आप उस पानी को रोक सके, ये पानी पाकिस्तान में बहते रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये अगर हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होती है, और जिस तरीके से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसमें 10 से 15 साल लगेंगे। मैं एक ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, ज्यादा भी लग सकता है, बट 10 इयर्स अगर हम मान के चले तो 10 साल के बाद, और अगर ये प्रोजेक्ट आज की डेट में एग्जीक्यूट होता है, देखिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, बिकॉज ये परमानेंट इंडस कमीशन जो है, ये इसको वेस्ट बैंक एक न्यूट्रल बॉडी था इस एग्रीमेंट में, जब 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था, और पाकिस्तान ऑलरेडी इसको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी इसको लेके जा चुका है। और वो जो आर्टिकल 9 है परमानेंट कोर्ट का आर्बिट्रेशन, वो आपको बताता है कि आप एक यूनिलैटरल इसके ऊपर फैसला भी नहीं ले सकते। तो अभी ये मामला कोर्टों में जाएगा, अदालत में जाएगा। क्या इसको भारत जो है इसका फैसला इसको मानेगा? इसको मुझे लगता है नहीं मानेगा। और अगर इसको नहीं मानेगा तो इंटरनेशनल इसकी रेपरकशंस क्या होंगी? क्या इसको भारत ऑलरेडी इस पे डैम बनाने की सोच रहा है? मुझे अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया कि हम एक डैम बना के सोच रहे हैं। हम अभी एक ट्रिब्यूटरी बना सकते हैं, एक अपना कनाल बना सकते हैं। कुछ पानी 10 to 15, 20% मैक्सिमम हम इसको डाइवर्ट कर पाएंगे, बट हम इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर आपको रोकना है तो उसके लिए आपको डैम्स बनाने की जरूरत है, और उसके लिए एक आपके पास एक रोल ऑन प्लान होना चाहिए। आज गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हमारा जो प्लान है, हम इसको इस लोकेशन में या इस एरिया में अपना डैम अपना बनाएंगे। उसकी एक सॉइल कंजर्वेशन रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत सारी आपकी एनवायरमेंटल एजेंसीज भी काम करेंगी। तो ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। यानी आप कह रहे हैं ये लंबा प्रोसेस है, और अगर आपकी बताई हुई चीजों पर अगर वाकई उस दिशा में काम होता है तो मिनिमम 10 इयर्स का टाइम लगेगा, 10 से 15 साल भी ये टाइम लग सकता है। लेकिन अभी चूंकि इसकी चर्चा हो रही है
जिक्र हो रहा है और जोड़कर इसे देखा जा रहा है 2029 के लोकसभा चुनावों से। अच्छा, मैं जानती हूं कि आप जैसी जो पर्सनालिटी होती है वो राजनीतिक चीज़ों से या कोई कटाक्ष करने से या तंज कसने से या कोई टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान बड़ी हाय तौबा मचाता रहा। अभी जो कूटनीतिक फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए, अगर इस दिशा में वाकई आगे कदम बढ़ते हैं सिंधु नदी को लेकर, जो प्लानिंग की बात कही जा रही है, हालांकि ये भी सच्चाई है कि अगर इस प्रोजेक्ट पर काम होता है तो फिर राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली हुआ, या फिर जो हरियाणा पंजाब हुआ, जहां पानी की समस्या होती थी, उस पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है आने वाले वक्त में। ये फ्यूचर की बातें हैं, ये मतलब इस पॉजिटिव साइड को भी हम देखें। लेकिन अगर पड़ोसी देश के हिसाब से देखें तो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, या पाकिस्तान और बौखलाहट में आएगा, चीज़ें और ख़राब होंगी? और इंटरनेशनल प्रेशर की जो आप बात कर रहे थे, इंटरनेशनली दखल कैसे हो सकता है फिर? बहुत इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, बिकॉज इस सवाल के काफ़ी पहलू हैं। एक तो आपका पॉलिटिकल, एक आपका डिप्लोमेटिक और एक आपका मिलिट्री। बिकॉज तीनों आपको चीज़ों को इकट्ठा आपको इसको लेके आना पड़ेगा। एक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी में आपका मिलिट्री भी शामिल होगा, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी होगी और आपकी डिप्लोमेटिक भी होगी कि कैसे आप इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करेंगे। दूसरा, अगर आप डैम बनाते हैं तो किस टाइप का प्रोवोकेशन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करेगा? क्या पाकिस्तान उस डैम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा या कोई ऐसी, जैसे हम सुनते हैं धमकियां, बिलावल भुट्टो की स्पीच भी आपने सुनी है कि अगर कोई ऐसी वहाँ पे हरकत भारत करता है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा तो हमारे पास क्या मिलिट्री मेजर्स है एयर डिफेंस की तरफ से कि हम इस डैम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो इसको पहला ये काम है कि एक पॉलिटिकल विल। सबसे पहले जो हमारा मुद्दा स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल क्या है। क्या पाकिस्तान से आपके रिश्ते सुधरेंगे या स्टेटस को रहेगा या और आपके बिगड़ेंगे? तो इसको पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगले 5 साल में आपने चुनाव का जिक्र किया 2029 में, तो हमारे पास 4 साल है। तो 4 साल में क्या भारत की रणनीति रहेगी पाकिस्तान की तरफ? हम पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने की तरफ जा रहे हैं या और खराब होने की तरफ जा रहे हैं? तो एक पॉलिटिकल विल, इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि आगे वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ आप किस प्रकार के रिलेशंस रखते हैं। दूसरा, अगर एक सिनेरियो में लेता हूं, अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर होते रिलेशन, बिकॉज जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चल रही है इस रीजन में, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने के लिए। तो रिश्ते अगर बेहतर होते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी का फ्यूचर क्या रहेगा? बिकॉज ये तय है कि इंडस वाटर के ऊपर स्टेटस को नहीं हो सकता, बिकॉज भारत पिछले 10 साल से पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा है कि जो 1960 की ये सिचुएशन थी भारत की, आज पानी की शॉर्टेज है भारत में, आज क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, डेमोग्राफिकली हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमारी रिक्वायरमेंट पानी की भी बढ़ी है। तो उस हिसाब से, और ये जो ट्रीटी है ये एक तरफा ट्रीटी है। मैं इसको मानता हूं कि ये बहुत ही अनफेयर है ट्रीटी, बिकॉज अगर आप 85% पानी पाकिस्तान को दे रहे, 15% अपने पास रख रहे, तो ये बहुत ही अनफेयर है और हम एक अपर रिपेरेंट स्टेट है और इसीलिए एक हमारा हक बनता है एटलीस्ट 50-50 तो होना चाहिए। तो अगर ये इसको 50-50 पे अगर फैसला होता है, और मैं मानता हूं ये बहुत जरूरी होगा पाकिस्तान को साथ लेके चलना और इसके ऊपर फैसला करना कि एक 50-50 हमको रखना पड़ेगा और उस 50 के लिए हमको 4-5 डैम हमको बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान को एग्री करना पड़ेगा कि जो भारत की ये जरूरत है और ये डैम की भी एक्चुअली जरूरत है। पर अगर पाकिस्तान इस पे मानता नहीं है तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको ये डैम हमको बनाना ही पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है,
अगर एक बुलेट फायर हो चुकी है, अब हम उसको वापस नहीं ले सकते उस फैसले को। ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप इसको डिप्लोमेटिकली भी आगे लेके जाए, इंटरनेशनली भी आगे लेके जाए, तो अब ये स्टेप आपका विड्रॉ नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपके 2029 के इलेक्शंस में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ऑपोजिशन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये स्टेप आपका वापस नहीं हो सकता है। तो अगर ये वापस नहीं हो सकता है तो आपके पास दो ही तरीके हैं कि एक तो पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करें, उससे समझौता करें, और एक 50-50 इसको शेयरिंग एग्रीमेंट अपना बना के चले, जो पाकिस्तान के लिए भी सही है। देखिए, जितना पानी पाकिस्तान में भी जा रहा है, वो भी पानी पाकिस्तान पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, बिकॉज पाकिस्तान के पास भी उतने डैम्स नहीं है, उतनी चीजें नहीं है, उतने रिजर्वॉयर्स नहीं है इस पानी को स्टोर करने के लिए, और हमने देखा है ये। और ये पाकिस्तान में फ्लड्स भी आते हैं, तो इस तरीके के मेजर्स पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर 50% पानी अगर रुक भी जाता है, बैलेंस पानी भी पाकिस्तान की जो भी जरूरतें हैं उनकी 24% एग्रेरियन इकोनॉमी है, 24% जीडीपी पाकिस्तान का एग्रीकल्चर से आता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है इंडिया की, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है। एक्चुअली दुश्मन के माइंड में टक्कर मारी है, चोट मारी है भारत ने, इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया, बिकॉज पाकिस्तान भी जानता है कि उसका पानी उसको रुक नहीं सकता, उसमें टाइम लगेगा। बट ये जो साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के लोगों के माइंड में ये चीज ऑलरेडी डाल दी गई है कि आपका पानी रुकने वाला है, और अगर पानी पाकिस्तान को आप रोक देते हैं, आप देखिए पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान के पास और कोई जरिया नहीं है अपनी इकोनॉमी, अपने एग्रीकल्चर को आगे लेके जाने के लिए। तो इसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ अप्रोच भारत को लानी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ समझौता इस पे आपकी इंडस वाटर पे करना पड़ेगा। मैं यही सवाल आपसे आगे पूछने वाली थी, हालांकि हाइपोथेटिकल लग रहा था अभी की सिचुएशन से, लेकिन आपने बातों बातों में बता भी दिया कि पाकिस्तान के पास आने वाले वक्त में जरिया रहेगा नहीं और भारत को इसमें पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, और जो 50-50 वाला फॉर्मूला है आपने वो भी सुझाया। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और भी खबर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ट्रंप ने शहबाज को 1 घंटे तक इंतजार करवाया, जो जानकारी मिल रही है करीब 1 घंटे इंतजार के बाद ट्रंप शहबाज से मिले हैं। ये तब हुआ है जब हमने खबर बताई थी कि कैसे 2 महीने के भीतर भीतर आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे, कैसे मुलाकातें हो रही हैं, अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकी की बात सामने आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन ये जो तस्वीर है ये 1 घंटे इंतजार के बाद की तस्वीर है। तस्वीरें चलती रहेंगी। राजन कोचर सर, रिएक्ट करना चाहेंगे इस खबर पर आप? हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मीटिंग है। देखिए, 3rd मीटिंग है, और मैं इसको सिग्निफिकेंट इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें, अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब आप बांग्लादेश में देखिए, यूएस आर्मी ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। अभी 120 जवान आए हैं उनके, और चिटागोंग के एरिया में ट्रेनिंग कर रही है। बहुत सेंसिटिव एरिया है भारत के लिए। तो एक चीज वो, दूसरी आप पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में बढ़ चुकी है, तो एक आईएसआई और यूएसए आर्मी का भी एक एंगल नजर आता है। आप जानते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और यूएस की मिलिट्री बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से। लीडरशिप जो उनके जनरल्स हैं वो बहुत एक्चुअली क्लोज है, बिकॉज मेजर के रैंक से, कैप्टन के रैंक से इकट्ठे ट्रेन करते आए, इकट्ठे अपना साथ रहे, तो एक रिलेशनशिप आपकी बिल्डअप हो चुकी है। दूसरा, ये जो बगराम एयरपोर्ट का इशू है, जो ट्रंप को बुरी तरीके से चाहिए, ये इसमें पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर सकता है, बिकॉज बगराम एक ऐसा एयरपोर्ट है जो आपका अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करेगा, और आपका सेंट्रल एशियन और आपका रशिया तक आप इसका इन्फ्लुएंस आप मान सकते हो। और ईरान के लिए, बिकॉज आज अमेरिका की चिंता है ईरान, तो अगर इसको ईरान को अगर कंट्रोल करना है, काबू करना है, और स्पेशली B-12 बॉम्बर्स, आप इसको देखते हैं कि ये जो आपका एयरपोर्ट है बगराम, ये रशियंस ने बनाया था, और इसका बहुत लंबा रनवे है, और ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। इसका मतलब कि आपके B-12 बॉम्बर्स के लिए बहुत ही सूटेबल एयरबेस है। इसीलिए अमेरिका इसको चाहता है, बिकॉज अमेरिका अपने B-12 बॉम्बर्स अगर उसने
ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है तो ये उसके लिए एक इम्पोर्टेंट बेस अपना बन जाता है। तीसरा, एक बलूचिस्तान का मुद्दा भी आ रहा है, जो आपका क्रिप्टो का भी मुद्दा आ रहा है, एक बिजनेस एंगल भी है अमेरिका का, उसको वहां पे अमेरिका अपने आप को एग्जर्ट अपना करना चाहता है। चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे कम करना चाहता है। तो अल्टीमेट एनालिसिस मेरा ये है कि अमेरिका इस रीजन में अपने आप को डोमिनेटिंग पार्टनर बनाना चाहता है, जिससे वो पाकिस्तान का सहारा लेगा, उसकी मदद लेगा। हाँ। भारत की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है और चाइना का जो इसको इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको कम करना चाहता है। तो इसीलिए ये आप देख रहे हैं कि बार बार ये नेता एक्चुअली मिल रहे हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो अभी गाजा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ। अभी एक फाइनल रेजोल्यूशन के लिए पाकिस्तान की भी अमेरिका को जरूरत है, बिकॉज मुस्लिम कंट्रीज को स्पेशली आप अगर देखें, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील करवाने वाला एक्चुअली कौन था? वो अमेरिका था। और इसको लोग ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते, पर मैं इनफ हमारे पास इंडिकेशन अवेलेबल है जियोपॉलिटिकली कि अमेरिका ने ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील कराई है, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो एक लीडरशिप पोजीशन है वेस्ट एशिया में बढ़े, जिससे अमेरिका उसको मुस्लिम देशों के ऊपर भी अपने इन्फ्लुएंस को और यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिल दिमाग में बहुत कुछ चलता है और इसीलिए वो अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि भारत भी इन अलग अलग चैलेंजेस से कैसे निकले, ये कैसे निकल रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जब भी भाषण देते हैं, स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, कैसे आपदा में अवसर तलाशा जा सकता है, ये सभी बातें देशवासियों तक पहुंचाते हैं। और हम इन परेशानियों से उभरे भी हैं, आगे भी हम बेहतर करेंगे। इसी को शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन कोचर सर, न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पर हमारे व्यूअर्स तक ये खास जानकारी अपनी सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाने के लिए, जिससे व्यूअर्स आसानी से समझ सकें। इसी के साथ वक्त